Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching the Scholar Babe Western Political Thought lecture series में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर सीरीज यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्फ्यूशियस के बारे में। कन्फ्यूशियस की लाइफ में जितने भी मेन इवेंट्स हैं, जो भी उनके की आइडियाज हैं, उनका पॉलिटिकल करियर, सभी चीजों को इस वीडियो में कवर किया गया है। काफी स्टैंडर्ड बुक्स और आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद ये वीडियो बनाई गई है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और कुछ शॉर्ट नोट्स जरूर से प्रिपेयर कर ले, जो कि आपको लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्प करेगा। इंट्रोडक्शन आगे मैंने डिटेल में पढ़ाया है, बट सबसे पहले हम कन्फ्यूशियस का ओवरव्यू देखेंगे कि आखिर कन्फ्यूशियस थे कौन। हु वाज कन्फ्यूशियस? तो कन्फ्यूशियस एक चाइनीज थिंकर थे जिनका जन्म 551 बीसीई में होता है और जो कि 479 बीसीई तक जिंदा रहते हैं। इन्हें बचपन में कॉन्ग क्यू के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बाद में कॉन्ग जी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मास्टर कॉन्ग। ये स्प्रिंग और ऑटम पीरियड के दौरान जीवित रहते हैं। इस दौरान चाइनीज सोसाइटी में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हो रहे थे। चाइना में इन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर या सेज के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि जो कन्फ्यूशियस है, उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं और उनके जितने भी आइडियाज हैं, उन्हें कन्फ्यूशनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये कहते हैं कि बी गुड इन पर्सनल लाइफ एंड गवर्नमेंट लाइफ, यानी एक इंसान को अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, वर्चुअस होना चाहिए, और गवर्नमेंट लाइफ में भी, जहां पे उसे अपनी बाकी की ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, वहां पर भी उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए। और जो रूलर्स हैं, उन्हें वर्च्यू के द्वारा, एक गुड एग्जाम्पल के द्वारा रूल करना है। बेसिकली रूलर को ऐसा होना चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जो प्रजा है, जनता है, उसे अपनी इच्छा से फॉलो करे, ना कि उसे फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े। सोसाइटी तभी अच्छे से काम करती है, तभी हार्मनी रहती है सोसाइटी में, जब जितने भी सोसाइटी में रिलेशनशिप्स हैं वो आपस में रिस्पेक्टफुल और बैलेंस्ड हों। ये बात कन्फ्यूशियस कहते हैं। अब हम देखेंगे कन्फ्यूशियस के कुछ एक की आइडियाज, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे उनका फीलियल पीटी का कॉन्सेप्ट। ये आगे चलकर वीडियो में काफी डिटेल में कवर किया गया है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उन्हें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वाइफ्स को अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो सोसाइटी में बाकी के लोग हैं, उन्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फैमिली के लिए वो कहते हैं कि फैमिली एक मिनी गवर्नमेंट की तरह होती है। अगर फैमिली जो है वो स्ट्रांग होगी और मॉरल होगी, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने आप ही जो है वो अच्छी हो जाएगी। उनका सिल्वर रूल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फेमस है, इसे हम गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं। वो कहते हैं कि डोंट डू टू अदर्स व्हाट यू डोंट वांट डन टू योरसेल्फ। आप बाकियों के साथ ऐसी कोई भी चीज ना करें जिसे आप नहीं चाहते कि आपके साथ किया जाए। और वो कहते हैं कि मैं कोई नए आइडियाज इन्वेंट नहीं कर रहा हूं, बस सदियों से जो चले आ रहे अच्छे ओल्ड ट्रेडिशन है, मैं उन्हें पास ऑन कर रहा हूं। अब इससे हमें क्या बात समझ आती है? इससे ये बात समझ आ जाती है कि कन्फ्यूशियस एक कंजर्वेटिव हैं, जो कि एज ओल्ड गुड ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने की बात करते हैं और रूलर्स को एडवाइज करते हैं कि अपना शासन अच्छे पुरानी परंपराओं के अकॉर्डिंग वो चलाएं। अब हम देखेंगे कन्फ्यूशियस की जो अर्ली लाइफ है वो कैसी रहती है। कन्फ्यूशियस का जन्म 28 सितंबर 551 बीसीई में जोउ में होता है, नियर कूफू शेंडोंग, चाइना। उनके जो पिता होते हैं कॉन्ग ही, वो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है जब कन्फ्यूशियस मात्र 3 साल के थे। उनकी जो माता जी हैं यान जेंगजाई, वो उन्हें काफी गरीबी में पालती हैं। एट द एज ऑफ 19 वो शादी कर लेते हैं लेडी क्विगुन से, जिससे उनको एक बेटा मिलता है, सन कॉन्ग ली, और 2 बेटियां उनकी होती है, जिसमें एक की काफी अर्ली एज में डेथ हो जाती है और एक का नाम होता है कॉन्ग जाओ। एजुकेशन जब हम उनकी देखेंगे तो उन्होंने 6 आर्ट्स स्टडी करे थे कॉमनर स्कूल से। आगे चलकर 6 आर्ट्स के नाम भी इस वीडियो में दिए गए हैं, बट फिलहाल उनका एक आइडिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने विजडम को लर्न करने के कुछ 3 तरीके बताए हैं, जो कि यूजीसी नेट में काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो कहते हैं कि विजडम लर्न करने का सबसे पहला जो तरीका है वो है रिफ्लेक्शन, कि इंसान अपने खुद के एक्शन और बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करे, और ये सबसे नोबलेस्ट तरीका है।
सेकंड है बाय इमिटेशन, कि दूसरों की गलतियों से ही सीख ले, ये है सबसे इजीएस्ट वे। और तीसरा है बाय एक्सपीरियंस, जो कि सबसे डिफिकल्ट है। कन्फ्यूशियस का जो सोशल स्टेटस है वो शी क्लास को बिलोंग करते थे, जो कि नोबल्स और कॉमनर्स के बीच की क्लास थी। आज के समय पे आप इसे मिडिल क्लास से समझ सकते हैं। वो माइनर गवर्नमेंट पोस्ट पे काम करते हैं, बुक कीपिंग, लाइफ स्टॉक केयर, इन सब में जो है वो काम करते हैं। फीलियल पीटी को अपनी पर्सनल लाइफ तक में अप्लाई करते हैं। जितनी भी उनकी अर्निंग्स थी उसे वो अपनी मृत माता यानी डेड मदर को एक अच्छा बुरियल देने में जो है वो लगा देते हैं। 3 साल तक वो अपनी माता की डेथ का जो है वो शोक मनाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कन्फ्यूशियस है उनकी कौन कौन सी किताबें हैं। तो कन्फ्यूशियस के बारे में जब आप उनकी किताबों के बारे में देखेंगे तो द 5 क्लासिक्स बहुत ज्यादा फेमस हैं। यहाँ पर मैंने द 6 क्लासिक्स लिखा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि द बुक ऑफ सॉन्ग्स, जिसे द बुक ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है, वो आगे चलकर लॉस्ट हो गई, जिसके बाद हमारे पास सिर्फ 5 क्लासिक्स बचे। तो ये जो 6 क्लासिक्स हैं इनके नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। द बुक ऑफ ओड्स यानी पोइट्री, द बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द बुक ऑफ एटिकेट एंड सेरेमोनियल, द बुक ऑफ राइट्स भी से आप कह सकते हैं, द बुक ऑफ चेंजेस, द बुक ऑफ म्यूजिक, द बुक ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। द बुक ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब हम देखेंगे कि जो कन्फ्यूशियस की बाकी किताबें हैं वो कौन सी हैं। तो इनके जितने भी डिसाइपल्स हैं वो इनकी टीचिंग्स और इनके आइडियाज को कलेक्ट करके कुछ एक किताबें छापते हैं। इसमें द एनालेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना हुआ है। द मेनकियस, द डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन, द क्लासिक ऑफ फिलियल पीटी, द ग्रेट लर्निंग, ये सारी किताबें आपने ध्यान में रखनी है, इससे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कन्फ्यूशियस। आपके ऑप्शंस है बुक ऑफ चेंजेस, बुक ऑफ एटिकेट एंड सेरेमोनियल, बुक्स ऑफ सॉन्ग्स एंड बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स, बिकॉज उनकी एक किताब थी ऑटम एंड स्प्रिंग एनल्स, ये समर्स एंड विंटर्स कोई किताब उनकी नहीं थी। अब हम देखते हैं कि कन्फ्यूशियस का जो पॉलिटिकल करियर है वो कैसा रहता है। वो पॉलिटिक्स ऑफ लू में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लू वहां की एक स्टेट थी और वहां का सेंट्रल रूलर जो था वो ड्यूक था, लेकिन जो असली पावर थी वो 3 पावरफुल फैमिलीज में जो है वो डिवाइडेड थी, जिसमें हम जी, मेंग और शू फैमिलीज को देखेंगे। कन्फ्यूशियस को एक पोस्ट मिलती है 501 BCE में गवर्नर ऑफ द टाउन की, और ये बाद में मिनिस्टर ऑफ क्राइम भी बनते हैं। ये फेमस होते हैं अपने अच्छे कामों के लिए, अपने अच्छे कंडक्ट के लिए और अपनी राइटियसनेस के लिए। कन्फ्यूशियस का जो आइडिया है रिफॉर्म, वो हम देखेंगे। तो कन्फ्यूशियस एक रिफॉर्म लाना चाहते थे। वो जो पावर है वो अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज से लेकर जो है वो ड्यूक को देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक मेथड इन्वेंट करा, रिमूव द वॉल्स, फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटीज कंट्रोल्ड बाय फैमिलीज। तो इसका क्या मतलब है? ऊपर जो आपको 3 फैमिलीज दिख रही हैं, ये क्या करते थे कि हालांकि ड्यूक सेंट्रल लीडर था, लेकिन इनके जो भी सिटीज थी उसके अराउंड ये जो है वो बहुत बड़ी बड़ी फोर्टिफिकेशन और वॉल्स बना करके रखते थे। तो बेसिकली ये इन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम एक तरीके से जो है वो फॉर्म कर लिए थे, जिसमें इनका रूल चलता था। तो कन्फ्यूशियस ने आइडिया दिया कि इन वॉल्स को रिमूव करा जाए, और फाइनली ये आइडिया सक्सेसफुल भी होता है। जो शू फैमिली है और जी फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उन्होंने मेंग फैमिली के साथ भी सेम ट्राई करा, बट इसमें वो फेल हो जाते हैं और ड्यूक के हाथ से एक तरीके से पावर चली जाती है। अब हम देखेंगे कि जो कन्फ्यूशियस हैं उनका बेसिकली रिवोल्ट के प्रति क्या विचार थे। तो एक रिबेल है जिसका नाम है गोंगशैन फुराओ, वो लू को अटैक करता है और कन्फ्यूशियस को वो इनवाइट करते हैं कि आप आके हमें ज्वाइन कीजिए, लेकिन कन्फ्यूशियस रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि वो वायलेंट कन्फ्लिक्ट, ये जो वायलेंट रिवोल्ट होता है उसके पक्ष में नहीं थे। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कन्फ्यूशियस वायलेंट रिवोल्ट को सपोर्ट करते थे, तो आंसर होगा नहीं। कन्फ्यूशियस ने हालांकि जो ड्यूक हैं उन्हें इस क्राइसिस से निकालने में हेल्प करी, और हम देखेंगे कि इस दौरान उन्होंने काफी ज्यादा एनिमीज बना लिए, जिसमें विस्काउंट जी हुआन का नाम जो है वो प्राइम है। 497 में वो खुद ही जो है वो एग्जाइल ले लेते हैं स्टेट से, लू स्टेट से, और तब तक वापस नहीं आते जब तक जी हुआन जो है वो जीवित रहते हैं। उसके बाद हम उनका एग्जाइल का पीरियड देखेंगे। कन्फ्यूशियस एग्जाइल में रहते हैं 497 से 484 BCE के दौरान।
वहां पर हम देखेंगे कि जो ड्यूक हैं ऑफ लू वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं गिफ्ट से, हॉर्सेस, डांसिंग गर्ल्स, और इग्नोर कर देते हैं अपनी ड्यूटीज को। कन्फ्यूशियस को बहुत दुख पहुंचता है इस बात से, और वो लू स्टेट को छोड़ देते हैं ये कह के कि सेक्रीफाइसियल जो मीट था उनमें उन्हें जो है वो उनका शेयर नहीं दिया गया है। बेसिकली एक तरीके से कन्फ्यूशियस की डिसरिस्पेक्ट की गई है। ये एक्सक्यूज देके वो जो है वो लू स्टेट को छोड़ देते हैं और बहुत सारी स्टेट्स में जो है वो विजिट करते हैं। उसके बाद वहां पर वो अपने आइडियाज को टीच करते हैं, बट कोई भी रूलर उसे अप्लाई नहीं करता। एट द एज ऑफ 68 उन्हें वापस लू में बुलाया जाता है बाय मिनिस्टर जी कांगजी, और वो वहां पर 3000 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिसमें कि 72 आगे चलकर ग्रेट स्कॉलर्स बनते हैं। उन्होंने यहीं पर 5 क्लासिक्स पर काम किया और जो लू की गवर्नेंस है और लॉ है उस पर एडवाइस किया। अपनी डेथ से पहले इनके सन की डेथ हो गई थी और इनके फेवरेट डिसाइपल्स की डेथ हो गई थी, और उससे इन्हें काफी दुख पहुंचा था। एट द एज ऑफ 71 और 72 इनकी डेथ हो जाती है। कुफू में इनकी जो है वो टोम्ब है और सिमेंट्री ऑफ कन्फ्यूशियस इसे कहा जाता है, कॉन्गलिन, और आज के समय में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब हम देखेंगे कि जो कन्फ्यूशियस है उनके आइडियाज क्या हैं। तो सबसे पहले उनका आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ हम देखेंगे। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि ये संसार कोई किंग्स की जागीर नहीं है, बेसिकली किंग्स की ही ये दुनिया नहीं है, बल्कि ये सभी को ही बिलोंग करती है। और एक अच्छा किंग वही है जो रूल करता है लोगों के भरोसे से और वर्च्यूज से, ना कि जस्ट फैमिली से तुम्हें पावर मिल गई है और तुम रूल कर रहे हो। वो कहते हैं कि सोसाइटी में 3 स्टेजेस होती हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट पीओवी से, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। 3 स्टेजेस जो सोसाइटी की वो बताते हैं। सबसे पहले आती है टर्बुलेंट स्टेज, इसमें बहुत सारी फाइट्स और डिसऑर्डर होता है। फिर आती है प्रॉस्पेरस स्टेज, इसमें पीस, वेल्थ और स्टेबिलिटी होती है। फिर आती प्रॉस्पेरस के बाद आती है पीसफुल स्टेज, जिसे कॉमनवेल्थ की स्टेज भी कहा जाता है। ये एक आइडियल स्टेज है और इसमें सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। तो सबसे पहले टर्बुलेंट स्टेज, फिर प्रॉस्पेरस स्टेज, फिर पीसफुल स्टेज। वो कॉमनवेल्थ के कुछ फीचर्स भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जो किंग है उसे वर्च्यू और एबिलिटी के हिसाब से चुना जाना चाहिए, ना कि फैमिली ब्लड के अकॉर्डिंग, कि पिता से जो है वो आगे पुत्र को मिल गया, पुत्र से आगे और पुत्र को मिल गया। वो कहते हैं कि वर्च्यू और एबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लोगों को प्यार से रहना चाहिए, अपने ही लोगों के साथ नहीं बल्कि आउटसाइडर्स के साथ भी। मोरालिटी, पीस और इक्वालिटी की वो बात करते हैं। ये सारे फीचर्स होंगे उनकी एक आइडियल स्टेट के, कॉमनवेल्थ के। अब हम देखेंगे कि कन्फ्यूशियस का बेनेवोलेंट गवर्नमेंट का आइडिया क्या है। तो बेनेवोलेंस को रेन कहा जाता है। वो कहते हैं कि कंट्रोल योरसेल्फ एंड फॉलो द राइट्स, लव अदर्स एंड फॉलो द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल आप जानते हैं कि उनका क्या था। और वो कहते हैं कि एक बेनेवोलेंट गवर्नमेंट वो होती है जिसमें पनिशमेंट कम हो, टैक्स कम हो, फूड सिक्योरिटी ज्यादा हो, एजुकेशन हो, जॉब्स हो, फेयर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ओपन मार्केट्स हो, और वॉर से जो है वो लोगों को निजात मिल सके, इन्वेजन से जो है उन्हें सिक्योरिटी मिल सके। उनका अथॉरिटी का आइडिया भी बहुत फेमस है, जिसमें वो कहते हैं कि पावर का मतलब होता है लोगों की सेवा करना, ना कि डोमिनेशन। एक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी जो है वो उसी चीज पे डिपेंड करती है कि वो कितना लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। और एक बेनेवोलेंट मोनार्क वही है जो लोगों के ट्रस्ट और उनकी रिस्पेक्ट से रूल करता है। उनका नोबल लीडर जो है वो जंगजी का आइडिया बहुत ज्यादा फेमस है। आगे चलकर इसे हमने डिटेल में कवर किया है। वो कहते हैं कि जंगजी एक ट्रू जेंटलमैन होगा, एक आइडियल रूलर होगा जो कि वर्च्यू, मोरालिटी और कंपैशन के बेसिस पे रूल करेगा। अब हम देखते हैं कन्फ्यूशियस का रूल ऑफ वर्च्यू का आइडिया। वर्च्यू के लिए वो कहते हैं कि जो एक अच्छा रूलर है उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन लॉ और सिस्टम से ज्यादा उसका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। अगर राजा वर्चुअस है तो सोसाइटी अपने आप ही जो है वो वर्चुअस हो जाएगी। वो कहते हैं कि द जेंटलमैन इज लाइक विंड, द स्मॉल मैन लाइक ग्रास, व्हेन विंड ब्लोज ग्रास बेंड्स। बेसिकली एक अच्छा जो लीडर है उसे जनता ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। 5 मेन वर्च्यूज जिनकी बात कन्फ्यूशियस ने करी है वो 5 वर्च्यूज हैं रेन, ली, यी, सी, क्षिन, यानी कि ह्यूमैनिटी, प्रोप्राइटी, जस्टिस, विजडम, इंटीग्रिटी। ह्यूमैनिटी मतलब बी काइंड, दूसरों के साथ प्यार करिए, उनके साथ अच्छे से रहिए। प्रोप्राइटी मतलब फॉलो द कस्टम्स, और जो रूल्स हैं
कि उनकी जो है वो रिस्पेक्ट करिए। जस्टिस मतलब जस्टिस जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ किया जाए वो आप दूसरों के साथ भी मत करिए, और जो सही है उसे करिए। और विजडम में वो कहते हैं कि नो द ट्रूथ, बी नॉलेजेबल। एंड इंटीग्रिटी में वो कहते हैं कि अपने प्रोमिसेस को रखिए और ऑनेस्ट बनिए। अब हम देखेंगे कि जो कन्फ्यूशियस है उनके रिलेटेड प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप उसे सॉल्व करिए। अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, विच कॉन्सेप्ट emphasizes the importance of individuals fulfilling their roles and responsibilities within the social hierarchy? टियान, डाओ, राओ, ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ली, जो कि आपने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा, और बाकी ऑप्शंस का क्या मतलब है वो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कन्फ्यूशियस ने जो वर्च्यूज दिए हैं किंग के, उन्हें जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूलर को क्या करना है? ट्रूथ अपहोल्ड करना है, इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है, उन्हें जो है वो लोगों की विल के अकॉर्डिंग रूल करना है। राजा और प्रजा के बीच में पिता और पुत्र जैसा रिश्ता होता है, और राजा को जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो उन्हें रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स की एडवाइजेस लेनी चाहिए। अब कन्फ्यूशियस बात करते हैं ह्यूमन नेचर के ऊपर, उनका क्या विचार है। वो कहते हैं कि मानव जो है वो जन्म से बुरा नहीं है, और मनुष्य को एजुकेशन के द्वारा सिखाया जा सकता है एक अच्छा इंसान बनना। बेसिकली वो कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एंड मॉरल बीइंग, और उसके अंदर मोरालिटी इनकलकेट की जा सकती है। एक मॉरल लाइफ के लिए उन्होंने 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। सबसे पहले, दूसरों के लिए मन में अच्छी भावना रखना, टू रिमेन जस्ट, टू बी ऑनेस्ट, टू फॉलो द राइट ट्रेडिशंस, सही परंपराओं को निभाना, एंड टू सीक नॉलेज। ये 5 चीजें उन्होंने बताई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कन्फ्यूशियस का जंगजी का आइडिया क्या था, जेंटलमैन लीडर का आइडिया क्या था। तो कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग जंगजी एक आइडियल नोबल लीडर है, जो इसीलिए लीडर नहीं है, इसीलिए ग्रेट नहीं है कि उसकी फैमिली बहुत पावरफुल है या उसके पास पावर है। वो ग्रेट इसीलिए है क्योंकि वो मोरालिटी को फॉलो करता है, नैतिकता को फॉलो करता है, और उसमें वर्च्यूज हैं। जंगजी की क्वालिटीज जो कन्फ्यूशियस ने बताई हैं वो है ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, लॉयल्टी, काइंडनेस, जेनरोसिटी, फॉरगिवनेस। ये सारी जो क्वालिटीज हैं आपने ध्यान में रखनी है। और वो कहते हैं कि ऑफिशियल्स को सिलेक्ट किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नॉट बर्थ। और एंशिएंट चाइना में जो रिकमेंडेशन थी वो आप नीचे देख सकते हैं। इंपीरियल एग्जामिनेशन सिस्टम में ऑफिशियल्स को 4 किताबों के बेसिस पे जज किया जाता था। वो 4 किताबें आपकी स्क्रीन पर हैं। अब हम देखेंगे कन्फ्यूशियस का ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर का आइडिया। तो वो कहते हैं कि जब एक पर्टिकुलर राज्य में जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो वो 2 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका उनका था एब्डिकेशन सिस्टम, इसे वो आइडियल कहते हैं। इसमें राजा अपनी पावर, यानी राजा दूसरा राजा एक ऐसे व्यक्ति को बनाएगा जो उससे ज्यादा वर्चुअस और पावरफुल है, और वो मोरालिटी और मेरिट इसमें देखेगा। और दूसरा सिस्टम है हेरिडिटरी सिस्टम, ये जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि इसमें राजा से पावर उसके एल्डेस्ट सन को मिलती है, इससे स्टेबिलिटी इंश्योर होती है, ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट होती है, लेकिन इसके कुछ एक रिस्क भी हैं। रिस्क है कि हमें मीडियोकर रूलर्स इससे मिल सकते हैं, और इससे टिरेनी और इनजस्टिस सोसाइटी में जो है वो हो सकता है। नोट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडिया मेंशन करा है कन्फ्यूशियस का। कन्फ्यूशियस कहते थे कि एक आइडियल सिस्टम वो है जहां पे 4 फंक्शनल ग्रुप जो है वो रहते हैं, जिसमें शी स्कॉलर्स, नोंग फार्मर्स, गोंग आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, शैंग मर्चेंट्स और ट्रेडर्स। लेकिन वो कहते हैं बेसिकली वो वर्ण सिस्टम, हायरार्की सिस्टम को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें वो रिजिडिटी की बात नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कन्फ्यूशियस है वो एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं। तो कन्फ्यूशियस कहते हैं कि किसी भी आइडियल सोसाइटी की जो फाउंडेशन है वो एजुकेशन होती है। एजुकेशन से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से होप आती है, और होप से पीस आती है। उनके की बिलीव्स थे कि एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए, चाहे किसी का कोई भी सोशल स्टेटस या जेंडर क्यों ना हो। और वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो मोरालिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, इनकरप्टेबिलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, यानी एजुकेशन में करप्शन नहीं होना चाहिए। एजुकेटेड किंग्स होने चाहिए, तभी एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण हो सकता है, और तभी वो किंग्स जो है वो हमारे लिए रोल मॉडल्स बनेंगे। और लर्निंग जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेना। इसमें उनका एक कोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है,
He who learns but does not think is lost. He who thinks but does not learn is in danger. बेसिकली हमें थिंक भी करना है और लर्न भी करना है। और जो 6 आर्ट्स की पीछे बात करी गई थी वो 6 आर्ट्स ये रहे: रिचुअल, म्यूजिक, आर्चरी, चैरियट राइडिंग, कैलीग्राफी एंड कंप्यूटेशन। ये 6 आर्ट्स जो है वो पढ़ाने की बात जो है वो कन्फ्यूशियस करते हैं। और साथ में एक 7वां जो कि मोरालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, पर 6 आर्ट्स जो है वो ऊपर वाले हैं, मोरालिटी पे उन्होंने जोर दिया था। अब हम देखते हैं कन्फ्यूशियस का नेक्स्ट आइडिया। तो कन्फ्यूशियस बात करते हैं सोसाइटी में 5 रिलेशनशिप्स की, जो कि सोसाइटी की हार्मनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला रिश्ता है फादर और सन का, जो कि फीलियल पीटी पे निर्भर करता है, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड, रूलर सब्जेक्ट का, जो लॉयल्टी का इनके बीच में रिश्ता होना चाहिए। एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर के बीच में भातृत्व की भावना होनी चाहिए, ब्रदरलीनेस की भावना होनी चाहिए। हस्बैंड और वाइफ के बीच में लव एंड ओबीडियंस का रिश्ता होना चाहिए। और फ्रेंड के बीच में फेथफुलनेस और इक्वालिटी का रिश्ता होना चाहिए। वो कहते हैं कि सोसाइटी में हर किसी का या तो सुपीरियर या इंफीरियर रोल, कुछ ना कुछ रोल होता है, और हार्मनी तभी होती है जब ये सारे जो है वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली निभाते हैं। सोसाइटी तभी वेल गवर्नड होगी जब इन रोल्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा। औरतों पे उनके विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि औरतों को एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए इक्वली, लेकिन इक्वल राइट्स की वो बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं पॉलिटिकल, सोशल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं वो सिर्फ आदमियों को दिए जाने चाहिए। तो बेसिकली सिर्फ एजुकेशन में इक्वल राइट्स थे, बाकी जगह नहीं। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि सारे लोग समान नहीं होते, इसीलिए सबको समान अधिकार भी नहीं मिलने चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो, लेकिन एजुकेशन का एक अकेला राइट था जो एक एक्सेप्शन था कन्फ्यूशियस के लिए, क्योंकि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी सोशल हायरार्की में उसका स्थान हो या फिर कोई भी जेंडर उनका हो। उनके डेमोक्रेसी पे क्या विचार थे? तो डेमोक्रेसी के फेवर में कन्फ्यूशियस नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक आम इंसान में इतना इंटेलेक्ट नहीं होता कि वो ये डिसाइड कर सके कि किसे रूल करना है और किसे रूल नहीं करना है। अब हम देखेंगे कन्फ्यूशियस की डेथ के बाद उनके विचारों के साथ क्या हुआ। तो राइट आफ्टर हिज टाइम उनके जो आइडियाज हैं वो स्लोली ग्रो करते हैं। वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के दौरान उनके थॉट्स इंपॉर्टेंस गेन करते हैं। क्वीन डायनेस्टी के दौरान हम देखेंगे कि कन्फ्यूशियस के आइडियाज को सरप्रेस करा जाता है, लेकिन जो हान डायनेस्टी बाद में आती है एम्परर वू के अधीन, उसमें कन्फ्यूशनिज्म को ऑफिशियल आइडियोलॉजी बनाया जाता है। तांग और सोंग डायनेस्टीज के दौरान न्यू कन्फ्यूशनिज्म जो है वो अस्तित्व में आता है, जो कि फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का एक मिक्सचर था। और 20th सेंचुरी में न्यू कन्फ्यूशनिज्म में कुछ एक मॉडर्न आइडियाज को भी अडेप्ट किया गया है। उनकी बुक्स और लेगेसी जब हम देखते हैं तो 5 या 6 क्लासिक्स जो मैंने आपको पढ़ाए वो उनकी लेगेसी है। एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइनीज सोसाइटी, चाइनीज पॉलिटिक्स, एथिक्स और फैमिली वैल्यूज को 2000 से ज्यादा सालों तक जो है वो कन्फ्यूशियस के आइडियाज ने शेप करा है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कन्फ्यूशियस पे खत्म होता है, और आगे भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो है वो कवर किए जाएंगे, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी इशू है या कोई भी क्वेरी है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और आगे की वीडियोस के लिए इसी प्रकार से बने रहिए। धन्यवाद।